अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन, वो 300 ग्राम दे रखा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन ऊपर चाहिए मास ऑफ द सॉल्यूट, और यहाँ दे रखा है मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो मास ऑफ द सॉल्वेंट और मास ऑफ द सॉल्यूट को मिलाते हैं तो मास ऑफ द सॉल्यूशन बनता है। तो अगर सॉल्यूशन में दोनों आ गए A+B, मैं सॉल्यूशन सॉल्वेंट भी है और उसमें सॉल्यूट भी है, दोनों को मिलाएंगे तो सॉल्यूशन का मास बन जाएगा। तो सॉल्यूशन का मास जो है वो 300 है, जिसमें सॉल्वेंट 250 है, तो सॉल्यूट कितना होगा 50, निकाल लेंगे वो। तो मास ऑफ द सॉल्यूट 50, तो मास बाई मास परसेंटेज क्या हो जाएगी 50/300 इंटू 100। आगे परसेंटेज भी लगा देंगे, यानी 50/3 कितना 50/3%। इसको फ्रैक्शन में लिख दो। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अगर उन्होंने सॉल्यूट, अब उन्होंने सॉल्वेंट का मास दे रखा है, सॉल्यूशन का मास दे, उन्होंने सॉल्यूशन का मास नहीं दे रखा, उन्होंने सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास दे रखा है। मास ऑफ द सॉल्यूट इज 50 ग्राम एंड मास ऑफ द सॉल्यूट इज 250 ग्राम एंड मास ऑफ द सॉल्यूट इज 50 ग्राम। तो फॉर्मूले में सॉल्यूशन आना चाहिए। तो मास ऑफ द सॉल्यूट कितना है 50, मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना होगा कि सॉल्वेंट 250 था, सॉल्वेंट जो था सॉल्वेंट 250 था और सॉल्यूट 50 था, तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 300। तो वो जाएगा 50/300 इंटू 100। बस फॉर्मूले में ध्यान रखना, ऊपर मास ऑफ द सॉल्यूट आना चाहिए, नीचे क्या आना चाहिए मास ऑफ द। अब इसी से रिलेटेड बुक में है थोड़ा सा आइडिया दिया है। एक है सॉल्युबिलिटी। क्या? सॉल्युबिलिटी एट ए गिवन टेम्परेचर, और गैसेस के कैसे एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। सॉल्युबिलिटी एट ए गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर मिक्स बता देंगे क्या टेम्परेचर है। ये है आपका मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100 इंटू, डेफिनेशन बताओ क्या होगी। परसेंटेज रेशियो साथ में बोलेंगे तब होगा। इट इज द रेशियो, परसेंटेज रेशियो ऑफ मास ऑफ द सॉल्यूट टू द मास ऑफ द सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर, एट ए गिवन टेम्परेचर। ठीक है, ये जो है सॉल्युबिलिटी के केस में मैक्सिमम मास आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? जितना मैक्सिमम उस टेम्परेचर पे डिजॉल्व हो सकता है। मिसाल के तौर पे चीनी 30 ग्राम डिजॉल्व हो सकती है 100 cc पानी में मैक्सिमम, मिसाल के तौर पे। तो चीनी की सॉल्युबिलिटी 100 होगी, 30/100। नमक जो है वो 35 ग्राम डिजॉल्व हो सकता है, मिसाल के तौर पे, एग्जाम्पल ले ली वैसे ही मैंने। तो सॉल्ट की क्या होगी सॉल्युबिलिटी 35 ग्राम पर 100 cc एट रूम टेम्परेचर एट। क्योंकि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के बदलने से बदल जाती है। अगर सॉल्युबिलिटी वाला कितना डिजॉल्व हो रहा है, तो हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा डिजॉल्व होगा, लो टेम्परेचर पे कम होगा। ये बात समझ में आ गई? तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? कोई तरीका है, इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कितनी है वो नहीं, मास बाई मास कॉन्सेंट्रेशन में मैक्सिमम नहीं लेते, जो भी डिजॉल्व है वो लेंगे। सॉल्यूट का कौन सा मास लेंगे? जितना डिजॉल्व है। अगर मान लो 100 cc पानी के अंदर अगर 10 ग्राम चीनी डिजॉल्व है तो हम 10 ही लेंगे, 15 ग्राम डिजॉल्व है तो 15 ही लेंगे। सॉल्युबिलिटी में मैक्सिमम कितना डिजॉल्व हो सकता है? तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन डिजॉल्व इन 100 cc ऑफ ए सॉल्वेंट, इन 100 cc ऑफ ए सॉल्वेंट। दूसरी बात, वहाँ पे क्या है, वहाँ सॉल्यूशन था, वहाँ क्या था सॉल्यूशन। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 cc ऑफ ए सॉल्यूशन। तो यहाँ क्या है, यहाँ दो फर्क आ रहे हैं। एक तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की जगह क्या आ रहा है, साथ में मास ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व या विच इज डिजॉल्व इन ए 100 cc
इन 100 ग्राम, अगर सीसी लेंगे तो वॉल्यूम के हिसाब से, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ द गिवन सब्सटेंस एट गिवन टेम्परेचर, एट गिवन टेम्परेचर। क्योंकि मैक्सिमम जो अमाउंट डिजॉल्व होती है वो टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ जाएगी अगर सॉलिड है, लिक्विड, और अगर गैस है तो उल्टा हो जाएगा। तो टेम्परेचर के बढ़ने से ज़्यादा टेम्परेचर पे ज़्यादा डिजॉल्व होगा, कम टेम्परेचर पे कम। इसलिए जो सॉल्युबिलिटी की टेबल आती है उसमें डिफरेंट अमाउंट होती है अलग अलग टेम्परेचर पे, कि इतने डिग्री टेम्परेचर, 10 डिग्री पे इतनी सॉल्युबिलिटी होगी, 15 पे 20 पे इतनी होगी, 30 डिग्री पे इतनी सॉल्युबिलिटी होगी, 40 पे इतनी होगी, 50 पे इतनी होगी। ठीक है, बस जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड बढ़ती जाएगी। टेम्परेचर कम होता जाएगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इसलिए टेम्परेचर मेंशन करना ज़रूरी है। तो क्या है डेफिनेशन सॉल्युबिलिटी की, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन, इसको हमेशा याद रखो, ये हमेशा ऊपर वाले चीज़ को, वो जो 100 है ये नीचे वाले को इंडिकेट कर रहा है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ ए सॉल्वेंट, आगे एट ए गिवन टेम्परेचर, और इन केस ऑफ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर इन केस ऑफ गैसेस। बात समझ में आ गया, ये सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन है। तो 3 तरह की कंसंट्रेशन आपके यहाँ है, एक इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास कंसंट्रेशन है, एक मास बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन है, और तीसरा सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट है कि भाई कितना डिजॉल्व हो सकता है। तो सॉल्युबिलिटी में अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट, उसको देखते हैं डिजॉल्व काय में हो रहा है, वो सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन में नहीं। देखिए फ़र्क याद रखिएगा, वहाँ पे क्या था, मास ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूशन। मास बाय वॉल्यूम में क्या था, मास ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 cc ऑफ ए सॉल्यूशन, 100 cc ऑफ ए मास बाय वॉल्यूम की केस में, क्योंकि वहाँ वॉल्यूम लेंगे हम, वॉल्यूम cc में होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग, मास के अंदर ग्राम होगा, 100 मास ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन। दूसरे में क्या होगा, मास ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 cc ऑफ ए, 100 cc ऑफ ए सॉल्यूशन ना, 100 cc ऑफ ए सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी में सॉल्यूशन नहीं आता, सॉल्युबिलिटी में क्या आता है, सॉल्वेंट। तो क्या होगा, इट इज द मैक्स, और मैक्सिमम भी आएगा, वहाँ पे मैक्सिमम नहीं है, यहाँ क्या आएगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व, विच कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ ए सॉल्वेंट, आगे एट ए गिवन टेम्परेचर, और टेम्परेचर और प्रेशर। अच्छी तरह समझ में आ गई डेफिनेशन ये। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल है, एक आध न्यूमेरिकल आप बुक में से कर लीजिएगा। इसके बाद मैं लेना चाह रहा था बुक में से कुछ डेफिनेशंस लेना चाह रहा था। ये लिख लीजिए, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। नंबर 1, ये टिंडल इफेक्ट उन्होंने डिफाइन कर दिया था। क्या होता है टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या होता है, विजिबिलिटी ऑफ द पाथ ऑफ लाइट, कॉज स्कैटरिंग है, विजिबिलिटी लाइट का होना, विजिबिलिटी ऑफ द पाथ ऑफ लाइट ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ द डिस्पर्स पार्टिकल इन ए सॉल्यूशन, इन ए मिक्सचर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस विजिबिलिटी। और एक आपको ब्राउनियन मूवमेंट समझाया था जो हमारे कोर्स में नहीं है लेकिन कुछ स्कूलों में कराते हैं। क्या है ब्राउनियन मूवमेंट, जिगजैग मोशन ऑफ द, कौन सा पार्टिकल, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स पार्टिकल लिखना जरूरी है। जिगजैग मोशन ऑफ डिस्पर्स फेज प्रेजेंट इन ए मीडियम व्हेन सीन थ्रू, क्योंकि वो पार्टिकल्स हमें माइक्रोस्कोप से ही नजर आएंगे। अगर वो सॉल्यूशन के पार्टिकल होते हैं तो वो भी मोशन में होते, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आते। और अगर वो सस्पेंशन के होते तो वो हमें नज़र आते, उसमें से कुछ मूव करते हुए नज़र आते और कुछ ऐसे ठहरे हुए नज़र आते, क्योंकि वो इतना भारी हैं कि जिस पार्टिकल की वजह से वो उनको अंदर मोशन पैदा होना चाहिए, वो हल्के हैं पार्टिकल, वो इसलिए मोशन पैदा नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर एक हाथी खड़ा हुआ है, अब हाथी से आगे अगर 10-20 चींटियाँ आके टकरा जाएं या मक्खियाँ आके टकरा जाएं तो हाथी हिल जाएगा,
नहीं हिलेगा। तो जो बड़े बड़े पार्टिकल सस्पेंशन के, उनसे जो सॉल्यूट के पार्टिकल टकरा रहे हैं वो उन पर कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए वो अपनी जगह ठहरे हुए नजर आते हैं, सस्पेंडेड। समझ में आ गई? लेकिन वो जो क्या नाम है आपके कोलाइड में जो पार्टिकल है, उन पे जब आके सॉल्यूट के पार्टिकल टकराते हैं, मॉलिक्यूल टकराते हैं, तो वो मूव करते हैं। लेकिन वो मोशन हमें कब नज़र आएगा? जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे, वरना वो हमें नज़र नहीं आएगा। इसमें एक्चुअली लिखिए, एक्सप्लेन द टर्म नंबर 1, सेंट्रीफुगेशन। सेंट्रीफुगेशन, SENTRIFUGATION, सेंट्रीफुगेशन। ये कुछ डेफिनेशंस आप समझ लीजिए, फिर इनका यूज देखेंगे। सेंट्रीफुगेशन, एक हमें समझाना है लोडिंग। लोडिंग का क्या मतलब हुआ, एक हमें समझाना है, ये हमने ऑलरेडी बता चुके हैं। क्या नाम है, पहले मैं वो ले लूँ, क्या क्रोमेटोग्राफी, क्या फिर उसके बाद हम लेंगे डिस्टिलेशन, फिर उसके बाद हम लेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हाँ जी, अब बताइए मुझे सेंट्रीफ्यूगेशन की क्या डेफिनेशन है? सेंट्रीफ्यूगेशन, जब भी किसी भी आपको चीज पे जब सेंट्रीफ्यूगेट जब फोर्स पे डाला जाता है तो फिर सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली ऐसा होता है कि जब कोई चीज़ रोटेट कर रहा होते हैं, घुमा रहे होते हैं तेजी, सर्कुलर मोशन, तो आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, वहाँ दो फोर्सेस एक होती हैं, एक को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स और एक को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हाँ, तो जो चीज़ घूम रही होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स उसको लेके जाती है अपने सेंटर से अलग, सेंट्रीपिटल, और दूसरी है सेंटर की तरफ लेके आती है, दूसरी है सेंट्रीफ्यूगल जो उसको सीधी लेके जाना चाहती है। वो चूँकि बैलेंस होते हैं तो वो सर्कुलर वे में घूमते हैं, सर्कुलर वे में घूमते हैं। ये किसी भी सर्कुलर मोशन में दो फोर्सेस होती हैं। यहाँ जो है इस पे डेफिनेशन के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं डेफिनेशन को टू सेपरेट पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल? कि जब हैं हायर डेंसिटी, जिनका क्या नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होती है, तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग different kind of particle to different kind, the process of separating the particles of low density या low specific gravity from the particles of high specific gravity by churning या by churning the mixture with fast speed, by churning the mixture, spinning the mixture with fast speed। spinning समझ गए? spin कैसे करते हैं? उसको घुमा, जैसे दूध के अंदर रई घुमाते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग लाइटर पार्टिकल फ्रॉम हेवियर पार्टिकल, यूँ भी कह सकते हैं बाई। तो ये नोट कर लो, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग लाइटर पार्टिकल फ्रॉम हेवियर पार्टिकल, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग लाइटर पार्टिकल, आप पीछे, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग लाइटर पार्टिकल फ्रॉम हेवियर पार्टिकल बाई from heavier particle by churning ब्रैकेट में और spinning the process of separating lighter particle from heavier particle
बाई चर्निंग, ब्रैकेट में लिखो, और बाई स्पिनिंग, ब्रैकेट में, और बाई स्पिनिंग, ब्रैकेट बंद कर दो, बाई स्पिनिंग द मिक्सचर, द मिक्सचर। ठीक है, अब सुन लीजिए ध्यान से। जब आप चर्न कहते हैं इस तरह घुमाने को, जैसे दो लस्सी बनाते हैं तो जो रई होती है उसको हम ऐसे चलाते हैं, तो वो क्या नाम है, दूध के अंदर या दही के अंदर। स्पिनिंग का मतलब तेज़ी से, मशीन होती है स्पिनिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है, उसमें वो तेज़ी से घूमता है। क्या होता है? तेज़ी से सर्कुलेट। तो जब तेज़ी से कोई चीज़ घूम रही होती है सर्कुलर वे में, तो लाइटर पार्टिकल और हैवियर पार्टिकल का मोशन एक जैसा नहीं रहता, उनकी स्पीड में फ़र्क पड़ जाता है। हैवियर पार्टिकल दे मूव टुवर्ड्स द सेंटर, यानी टुवर्ड्स द बॉटम, अगर ट्यूब है तो टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द ट्यूब। लाइटर पार्टिकल मूव इन आउटवर्ड डायरेक्शन। अब इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है, आप सबके घरों में है, जब आप कपड़े सुखाते हैं ड्रायर के अंदर, मशीन, वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में जब आप कपड़े डालते हैं ड्रायर वाले हिस्से में, जो वो चलता है ड्राइवर वाला हिस्सा, ड्रायर वाला हिस्सा जो है, जो ड्राई कर रहा है, तो जो पानी है वो हल्का है, वो कपड़े भारी हैं, तो कपड़े तो सही सेंटर की तरफ रहते हैं, और पानी हल्का होने की वजह से बाहर निकलता है, तो वो सारा पानी कपड़ों में से बाहर निकल जाता है और कपड़े सूख जाते हैं। इसी तरह जब आप घर में रई जो होती है, वो जो जिससे हम दूध लस्सी बनाते हैं, जब हम वो चलाते हैं दही के अंदर या दूध के अंदर, तो आप देखेंगे ऊपर क्या तैर रहा होता है। क्या? जब आप रोकेंगे उसको तो आपको ऊपर क्या मिलेगा तैरता हुआ? क्रीम मिलेगी। क्या मिलेगा? क्रीम। जो उसकी क्रीम होती है वो ऊपर आ जाती है, देखा है आपने? तो वो क्यों हो गया? क्योंकि वो हल्की थी, वो दूध में पहले मिक्स थी, अलग नहीं थी। जब हमने उसको घुमाया तेज़ी से, सेंट्रीफ्यूग करा, सेंट्रीफ्यूगल मशीन से घुमाई या वैसे घुमाए, तो वो दोनों की स्पीड अलग अलग थी, वो अलग हो गए। लाइटर पार्टिकल बाहर की तरफ जाते हैं और हैवियर पार्टिकल अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ। इस तरह लैब के अंदर जब हम कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो उस सॉल्यूशन बनता है, उस सॉल्यूशन के अंदर सॉलिड पार्टिकल जो है उनको अलग करने में टाइम लगता है, तो हम क्या करते हैं, वो टेस्ट ट्यूब जो है वो सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है उसमें रख देते हैं, और जब हम उसको मशीन को चलाते हैं वो तेज़ी से घूमती है। उसको 1-2 सेकंड, 1 मिनट या आधे मिनट तक घुमाएंगे, तो उसको बंद कर देंगे। जब हम उस टेस्ट ट्यूब को निकालेंगे तो जो सॉलिड पार्टिकल थे, जो हैवियर थे, वो पहले पूरे सॉल्यूशन में, पूरे लिक्विड में थे, उनको फिल्टर से भी करते तो आसानी से अलग, फिल्टरेशन में टाइम लगता, लेकिन वो 1 मिनट के अंदर वो नीचे बैठ जाते हैं, वो टेस्ट ट्यूब के नीचे। और जो हल्का पार्टिकल्स है पानी के, वो या केमिकल के, जो भी केमिकल है लिक्विड है, वो ऊपर रहते हैं, वो नीचे बैठ गए। फिर हम ऊपर से लिक्विड को अलग कर लेते हैं और नीचे वाले सॉलिड पार्टिकल को हम यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट में। इसी तरह जो लेबोरेटरी में टेस्ट होते हैं, या यूरिन टेस्ट हुआ या ब्लड टेस्ट हुआ, वहाँ पे भी सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के ज़रिए जो हमारे ब्लड में या यूरिन में जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं उनको वो अलग करते हैं। तो देखने में वो अलग नहीं होते, वैसे अलग नहीं होते, फिल्ट्रेशन से अलग नहीं होते, तो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के ज़रिए जो हैवियर पार्टिकल है वो नीचे बैठ जाते हैं और लाइटर पार्टिकल ऊपर आ जाते हैं, आसानी से अलग हो जाते हैं। तो ये जो सेपरेट करने का प्रोसेस है लाइटर पार्टिकल को हैवियर पार्टिकल से, कैसे, मेथड क्या है इसमें? बाई चर्निंग और स्पिनिंग द मिक्सचर। ये घुमा के उसको स्पिन करके जब अलग करते हैं, इसको सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। इसमें बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन्वॉल्व है, जो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे कि कोई भी चीज़ जब हम सर्कुलर वे में घुमा रहे होते हैं तो उसमें 2 फोर्सेस होती हैं, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। तो वन ऑफ द फोर्सेस इन्वॉल्व हियर सेंट्रीफ्यूगल, लेकिन यहाँ पे हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये बताया कि वो फोर्स इन्वॉल्व है, इसलिए हम इसको सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। पॉइंट समझ में आ गया? डेफिनेशन क्लियर हो गई? क्या है डेफिनेशन? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग लाइटर पार्टिकल फ्रॉम हेवियर पार्टिकल ऑफ ए मिक्सचर बाई चर्निंग और स्पिनिंग द मिक्सचर। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? ड्राइंग द क्लॉथ इन ए, क्या नाम है, ड्रायर, वॉशिंग मशीन, separating cream from milk, separating cream from, separating particles present in urine or blood,
वहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, तो वो कौन कौन से पार्टिकल्स हैं वो क्या सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन से वो चलाते हैं, तो उनको वो अलग अलग हो जाते हैं, उनको वो देख लेते हैं कि भाई इसमें ये परेशानी, ये इसके अंदर वो है। ये बात समझ में आई है। दूसरा है लोडिंग। लोडिंग की डेफिनेशन दीजिए, इसका यूज़ है। लोडिंग की डेफिनेशन, लोडिंग हमारा डेली लाइफ का वर्ड है। अब बाहर दुकान के बाहर ट्रक खड़ा हुआ है और वो सामान रखा जा रहा है, तो हम क्या बोलते हैं कि ट्रक क्या हो रहा है, लोड हो रहा है। घर में बाहर से सामान आया, मजदूर आ गए, सामान घर पे ला के रख रहे हैं, तो क्या बोलते हैं ट्रक को, क्या हो रहा है, अनलोड हो रहा है। तो लोड के मायने बेसिकली क्या होता है, वज़न चढ़ाना। लोड वज़न को कहते हैं। लोडिंग के मायने क्या होगा, वज़न चढ़ाना। तो जो ट्रक पे वज़न चढ़ाते हैं उसे लोडिंग इसीलिए बोलते हैं। आप स्कूटर में या कार में सामान रखें तो उसको भी लोडिंग बोलते हैं, उतारें तो अनलोडिंग बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई। सिमिलरली हम अगर लाइटर पार्टिकल के ऊपर कुछ वज़न चढ़ा दें, लाइटर पार्टिकल जो सस्पेंड है, जो सस्पेंशन में है, जो क्या नाम है, सेटल डाउन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो हल्के हैं, वो तैर रहे हैं लिक्विड में, अगर हम उनको भारी कर दें तो वो जब वो भारी हो जाएंगे तो वो क्या होगा, वो सेटल डाउन हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो उनको भारी करेंगे तो कुछ, वो सस्पेंड थे यानी वो तैर रहे हैं, वो नीचे नहीं बैठ रहे। तो लाइटर पार्टिकल सस्पेंडेड इन ए मिक्सचर, ब्रैकेट में लिखेंगे सस्पेंडेड इन ए मिक्सचर हैवी, लाइटर पार्टिकल्स हैवी। एक द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लाइटर पार्टिकल ब्रैकेट में सस्पेंडेड इन ए मिक्सचर हैवी बाय यूजिंग। अब इसमें जो केमिकल हम यूज़ करते हैं जनरली, बाय यूजिंग एलम, बाय यूजिंग, जिसकी फुल फॉर्म है पोटाश एलम। पोटाश एलम जानते हैं, ये आप सब जानते हैं क्या है ये, फिटकरी, क्या फिटकरी है, ये बात समझ में। बाय यूजिंग, जनरली बाय यूजिंग एलम, जनरली लिख दो, क्योंकि कोई और केमिकल भी यूज़ कर सकते हैं। यू कांट मेक इट कि एलम से ये भी होगा। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लाइटर पार्टिकल, लाइटर सस्पेंडेड पार्टिकल इन ए मिक्सचर हैवी with the help of या by using alum, so that these these particles settle down, so that this particle, ये चाहिए बाद में भी लिख सकते हैं, is called loading, is called loading, is called loading, बाद में लिख दे। due to loading the suspended particle settle down, due to loading suspended particle settle down। I am repeating again, the process of making lighter particle, ब्रैकेट में क्या लिखा, which are suspended in a mixture, in a liquid, which are suspended in a liquid लिख दो, which are suspended in a liquid, ब्रैकेट बंद कर दिया, which are suspended in a liquid, आगे क्या लिखा आपने, heavy, with the help of alum or some other chemical, नहीं, is called, which are with the help of alum is called, due to loading नहीं, is called loading, loading की definition है, is called loading। आगे लिखेंगे due to loading the lighter suspended particle settle down, the lighter suspended particle become heavy so they settle down, due to loading lighter suspended particle become heavy so they settle down। अब ये जो आपका, अब इसकी मिसाल लीजिए, या आप घर पे कर सकते हैं। आप मिट्टी को, जो गदला पानी होता है, गदला मतलब जिसमें पार्टिकल बहुत कम नज़र आ रहे हैं, तरह का कोलाइड होता है, वो आपको साफ नज़र नहीं आता, या पानी में मिट्टी डाल दीजिए, फिर उसको पानी को अलग ऊपर से छान लीजिए, ऊपर से उसको अलग कर लीजिए, छानिए मत, तो आप देखिए वो पानी जो होगा वो साफ नहीं होगा। उस पानी में एक वो लीजिए फिटकरी का टुकड़ा, उसको धागे से बांधिए, धागे से बांध के वो फिटकरी का टुकड़ा पानी में डालेंगे और कुछ सेकंड तक, जैसे ये पानी है तो फिटकरी का टुकड़ा जो है वो पानी की सरफेस के पास ही रखेंगे।
क्योंकि यहाँ से ये फिटकरी जो है जिसे हम पोटाश एलम कहते हैं, इसके मॉलिक्यूल पानी में बहुत जल्दी डिजॉल्व हो जाते हैं। जो ही पानी में डालेंगे इसमें से मॉलिक्यूल निकलने लगेंगे, इसके पार्टिकल्स पानी में जाने लगेंगे, और ये जो पानी में जाएंगे तो यहाँ जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल थे ये इन पे क्या होने लगेंगे, इन पे डिपॉजिट होने लगेंगे। जो ये सस्पेंडेड पार्टिकल थे, जब इन पे फिटकरी के पार्टिकल डिपॉजिट होंगे तो ये पार्टिकल हैवी हो जाएंगे, और जब ये हैवी हो जाएंगे तो ये सेटल, ये सस्पेंड नहीं रहेंगे, क्या होगा, ये नीचे बैठ जाएंगे। आप देखेंगे जो ऊपर का पानी हो क्लियर हो जाएगा। इसे कहते हैं लोडिंग। ये आमतौर से पानी जो हमारी, जहाँ पानी की सफाई की जाती है, जो हमें पानी घर पे बेचते हैं, वहाँ पे भी ये प्रोसेस होता है कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनको हम इस तरह अलग करते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लाइटर पार्टिकल्स इन ए प्रेजेंट इन ए लिक्विड, ब्रैकेट में लिखा वो हैवी, बाय यूजिंग एलम जनरली यूज करते हैं, यू कैन यूज बाय यूजिंग एलम और सम अदर केमिकल, इज नोन एज लोडिंग। अब इसमें आगे इसका रीजन भी लिख दीजिए। ड्यू टू लोडिंग द लाइटर पार्टिकल्स, लाइटर सस्पेंडेड पार्टिकल्स बिकम हैवी एंड दे ग्रेजुअली सेटल डाउन। तो ये लाइट इस तरह के जो जैसे मिट्टी वाला पानी जो है, उस मिट्टी वाले पानी का एक तरीका तो ये फिल्ट्रेशन कर लिया, लेकिन फिल्ट्रेशन के बाद भी कुछ पार्टिकल रह जाते हैं क्योंकि वो अंदर सेटल नहीं हो रहा है। हाँ, अगर फिल्ट्रेशन आप उससे करें फिल्टर पेपर से तो ऑलमोस्ट सारे पार्टिकल निकल जाते हैं, ठीक है। और आप बिना फिल्ट्रेशन के आप कहिए पार्टिकल जो तैर रहा है ये नीचे बैठ जाए, तो व्हाट यू हैव टू डू, हमें लोडिंग करनी पड़ेगी। लोडिंग में जब पोटाश एलम का टुकड़ा उसमें लटकाएंगे तो वो जो सारे पार्टिकल तैर रहे थे वो सारे के सारे नीचे बैठ जाएंगे और ऊपर का पानी क्या हो जाएगा, क्लियर। उसको हम डिकेंटेशन से अलग कर लेंगे। क्लियर पानी को अलग करने को डिकेंटेशन कहते हैं। ये पॉइंट समझ में आ गया ये? तो इसका थोड़ा सा इससे रह गया। आई होप दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर विल बी फिनिश इन द नेक्स्ट क्लास। और नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी लेंगे और साथ में एलिमेंट, मॉलिक्यूल और कंपाउंड की डेफिनेशन भी लेंगे, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? मैंने कहा था कि स्कूल में पढ़ा रहे हैं कोई चीज़ अगले चैप्टर में पढ़ा रहे हैं तो नहीं समझ में आ रही है तो नोट कर लें और फिर यहाँ क्लास में आप बाद में पूछ सकते हैं। ऑलराइट।